फेवरेट सब्जेक्ट जो मुझे चाहिए था, प्लस मेरा फेवरेट सिटी एम्स ऋषिकेश मुझे मिल गया। सोर्स से क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स का ऐप जो मैंने पिछले वीडियो में ना लिंक्स भी दे रखे थे नीचे। कंपटीशन लोग कितना सीरियस लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वीडियो में बात करूंगी हाउ आई क्रैक नॉर्सेट इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि सबसे पहले जब नर्सिंग कॉलेज मिलता है, और इसकी पूरी मैंने वीडियो सेपरेट बनाई हुई है कि हाउ आई केम इनटू नर्सिंग, मैंने कैसे चूज़ किया नर्सिंग को, है ना। तो वो अगर आपको देखना है कि नर्सिंग कॉलेज तक मैं कैसे आई, उसका ऑलरेडी आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो। बट अब शुरू करते हैं हम नर्सिंग कॉलेज से। तो फर्स्ट ईयर पूरा निकल जाता है कि ओरिएंटेशन हो रही है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वही डाइजेस्ट करने में, वो समझने में, नए लोग, नई जगह, एंड थोड़ा चिल मारना है, तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर तो ऐसे ही निकला, है ना। बट हाँ, कुछ सीनियर्स थे जो एम्स से पढ़ के आए थे। मेरा कॉलेज BMHRC है, MP में, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एंड जो कॉलेज है वो स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो वहाँ पे भी कुछ MSc कोर्सेज भी चल रहे थे। तो MSc कोर्सेज अभी भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो MSc करने कुछ स्टूडेंट्स आए थे, वो ऑलरेडी एम्स के स्टूडेंट्स थे। तो उनके मुंह से हमने ये बात सुनी जरूर थी कि जिनको भी क्रैक करना रहता है, जो भी सीरियस होते हैं, वो सेकेंड ईयर से ही शुरू कर देते हैं प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि लास्ट के लिए बैठे होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इतना तो हमें पता था कि इट्स गोना बी टफ। थोड़ा ऐसा लगता था कि यार फर्स्ट टाइम में होगा या नहीं होगा, ये वो। बट ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर थोड़ा ऐसे ही निकला, लाइक कॉलेज, असाइनमेंट्स, क्लिनिकल पोस्टिंग, और फिर थक हार के पूरे दिन की थकान में थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाया, सो गए। मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल रहा था। स्पेशली मैं अपना बताऊँ कि मेरी एक रूममेट थी, तो वो क्या करती थी कि वो, जैसे मैं रात के 3 बजे सो के उठी हूँ और मुझे दिख रहा है कि बगल में कोई ब्लैंकेट में, मतलब मेरी रूममेट ही लेटी है, कोई क्या लेटा हुआ है, मेरी रूममेट ही लेटी थी ब्लैंकेट में बगल में। तो उसका ब्लैंकेट ना पूरा ऐसे होता था, ऐसे। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लैंकेट में रात के 3 बजे है। सडनली मेरी आँख खुली है एंड मैंने देख रही हूँ क्या कि ब्लैंकेट के अंदर वो फ़ोन की लाइट से कुछ पढ़ रही है, या फ़ोन से कुछ पढ़ रही है। तो इतना तो समझ में आ गया था कि भाई कंपटीशन लोग कितना सीरियस लेते हैं, और पढ़ना पड़ेगा। मतलब मोटिवेशन मिल जाता था एक तरीके से, भले ही वो चुपके चुपके पढ़ती थी, उसकी चुपके चुपके पढ़ने की आदत थी। मतलब वो पढ़ रही है एंड मैं उसको देखूंगी, मोटिवेट होंगी, मैं भी पढ़ने बैठ जाऊंगी, तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वो ऐसे से अटपटे तरीके से पढ़ती थी। बट वो चीज़ इनडायरेक्टली मोटिवेट तो हमें करती है, कहीं ना कहीं हमारे आलस को तोड़ती है, हमें आलसीपने से निकालती है बाहर। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद यार थर्ड ईयर हमारा ऑफिशियली ख़त्म नहीं हो पाया था। हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह जो यूनिवर्सिटी के वो बचे थे, एंड पूरा जो सिलेबस होता है वो ख़त्म हो गया था कॉलेज में पहले, है ना, थर्ड ईयर का। और कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, हम लोग घर पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर हमारा लॉकडाउन में घर पे होता है। मतलब थर्ड ईयर तो क्या ही, थर्ड ईयर तो पूरा वैसे ही हो चुका था, लेकिन फोर्थ ईयर पूरा अच्छे से लॉकडाउन में। एंड यू कैन अंडरस्टैंड लॉकडाउन मतलब ऑनलाइन क्लासेस में क्या समझ में आ रहा होगा। तो हमको इतना पता था कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर हमारा ऐसे ही ख़राब हो चुका है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने जो भी अच्छे से पढ़ा है वो नॉलेज हमारे साथ है, प्लस थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का हमको खुद ही अपने से मैनेज करना है। एंड प्लस अब हमें अच्छे से एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है, इतना मुझे पता चल गया था घर आते ही। और मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर किसी नॉर्मल बच्चे को 6 महीने लगने वाले हैं ना उस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, तो मुझे 12 मंथ्स कम से कम दुगना टाइम मुझे लगेगा। क्यों, मुझे ऐसा क्यों पता था अपने बारे में? एक सेल्फ एनालिसिस नाम की भी चीज़ होती है, आपको पता होता है आप कितने पानी में हो। और मैं वो स्टूडेंट थी जिसको मैथ्स पसंद है, रीजनिंग पसंद है, बट मैंने बायो ले ली बिना रीज़न के। तो मुझे स्टार्टिंग से ही चीज़ें लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। मैं बहुत सारा लॉजिक लगा के, एसोसिएशन करके, निमोनिक बना के चीज़ों को लर्न कर पाती हूँ, और उसके बाद मैं बहुत इजीली उन्हें भूल जाती हूँ। तो माई ब्रेन इज़ लाइक दिस ओनली। मुझे नहीं जानना कि सेल का पावर हाउस क्या है, ये वो। तो जो भी फैक्ट्स वगैरह रहते हैं, क्रेब्स साइकिल जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी, या माइक्रोबायोलॉजी में तो हमने क्या क्या नहीं पढ़ा, वो हमारे अभी एक्चुअली में, मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह में आप नर्सिंग जो हम कर रहे हैं जॉब, उसमें कहाँ काम आ रहा है? हम डाइट बनाते हैं, सैम्पल्स की बिलिंग करते हैं, पेशेंट का डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो जितने भी वो सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें याद करनी होती हैं, वो सिर्फ हमें एग्ज़ाम निकालने के लिए याद करनी होती हैं यार। उसका रियल लाइफ से कोई ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो मुझे तो याद नहीं होती, और याद होती भी तो मैं भूल जाती हूँ। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं भले ही एक अच्छी रही हूँ पढ़ाई में, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्रैक किया है, और एक नहीं 3-4 गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं। बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी मेमोरी इतनी, मतलब आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट,
क्योंकि आपको पता है कि आपकी मेमोरी इतनी सी है, तो आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी। तो मुझे इतना पता था, तो मैंने घर पे आके स्ट्रेटजी बनाई कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी। क्योंकि जुगाड़ इसलिए क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। ऑलरेडी हम जिस कॉलेज से वो कोर्स कर रहे थे, वो कॉलेज नहीं, वो पूरा स्टेट ही बदनाम है आपके कोर्स को एक्सपेंड कराने में। मीन्स यू हैव अ 4 ईयर कोर्स BSc नर्सिंग, बट अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो लेट लतीफ़ है लाइक MPMSU, तो वो 4 साल से 6 साल का हो सकता है बड़े आराम से। तो मुझे इतना पता था कि हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि 6 साल में हमारा कोर्स ख़त्म हो रहा है और उसके बाद भी हम 1 साल और दें प्रिपरेशन के लिए और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालें। नो नो, नॉट एट ऑल। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाया कि जो भी पॉसिबल है लर्निंग के लिए, AV8s ले लो, आप वीडियोस ले लो, ठीक है, ऑडियोस ले लो, ऐप्स ले लो, अच्छे अच्छे ऐप्स से, एनक्लेक्स का ऐप, इंस्ट्रूमेंट्स का ऐप, जो मैंने पिछले वीडियो में ना लिंक्स भी दे रखे थे नीचे। बट ढेर सारे कमेंट्स आए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो लिंक्स काम नहीं कर रहे थे। एंड एक्चुअली मैंने देखा कि वो लिंक काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो अपडेटेड वर्जन है एंड्रॉयड का, उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले वो काम करते थे, बट अभी भी अगर आप चाहो थोड़ा सा 1-2 दिन का रिसर्च का टाइम निकालो, तो आप अभी भी ऐसे बहुत सारे ऐप कर सकते हो सर्च, जो मतलब ऐप में थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि बुक पढ़ोगे ना, आप फ़ोन पे बुक पढ़ोगे तो वो फॉन्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको हेडेक होने लगेगा। बट अगर कुछ ऐप जैसा कुछ मिल जाए ना, तो थोड़ा प्ले जैसा हो जाता है और अच्छा लगता है उसे। तो मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बना ली थी कि मैं वीडियोस देखूंगी, ऑडियोस देखूंगी, मल्टीपल टाइम वीडियो देखूंगी। मैं खाना बना रही हूँ तो वीडियो देख लूँगी, सब्जी काट रही हूँ तो वीडियो देख लूँगी, ऐसा नहीं है ना। और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन। और हमारे एक टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, मतलब कोरोना का टाइम था तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया था। उस ग्रुप में ना वो क्विज डाल दिया करते थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता था कि हाँ, क्वेश्चंस निकालने का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बन रही थी। और कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए ना, क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ये था कि चाहे कहीं से भी टेस्ट सीरीज मिल जाए, उसके क्वेश्चन करने हैं। और उस क्वेश्चन को करने का असली मज़ा कह लो या असली फल तभी मिलेगा जब आप उसका प्रॉपर रैशनल है। तो जहाँ भी जो भी क्वेश्चन के नीचे रैशनल मिल रहा है, वहाँ उस सोर्स से क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। वो फ्री स्टडी मटेरियल हो सकता है, वो कुछ भी सकता है। जैसे कि कुछ कुछ स्टडी मटेरियल जो है मैं डाल दूंगी चैनल पे, उसका लिंक मैं अपने इंस्टा के बायो में दे दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करोगे तो वहाँ बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड वहाँ पे भी कुछ कुछ मटेरियल मैं डालती रहूँगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है, हमें 4th ईयर के एग्ज़ाम देने जाना होता है वापस। तो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद होते हैं प्रैक्टिकल। तो अभी हमें ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल की डेट कब आएगी, कितने टाइम बाद प्रैक्टिकल होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है 2-3 महीने बाद ही प्रैक्टिकल हो। तो कुछ केरलाइट्स थे, तो इतना दूर वापस जाना घर पे और फिर प्रैक्टिकल के लिए वापस आना। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जितने भी दिन हैं, ऐसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे जॉब कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी और टाइम भी कट जाएगा। तो उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऐसे करके। और उनसे मोटिवेट होके बाकी के थोड़े बहुत और भी जो बच्चे थे, उन्होंने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया। एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो मुझे भी करना है। तो मेरे को भी एक कॉल आया, तो मैं भी अपने घर से निकल गई और मैंने भोपाल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल, गढ़ हॉस्पिटल, वहाँ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और वो थी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमारे पास प्रैक्टिकल भी नहीं होते, हमारे रजिस्ट्रेशन तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में हमें कोई जॉब दे रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जॉब मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, रहना और खाना भी फ्री दे रहे हैं। वाह यार, 10,000 की जॉब में हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हमें तो भाई इस वक्त कोई पूछ नहीं रहा, ये 10,000 की जॉब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्वाइन कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये प्रोफेशन मेरे लिए बना ही नहीं है। आई स्टार्टेड हेटिंग दिस नर्सिंग एट ऑल। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो गया मेरे लिए। ऐसे लोग थे वहाँ पे जिनको कुछ नॉलेज कुछ भी नहीं, लेकिन चिल्लाना अच्छे से आ रहा है। 4-5 लोग आप पे शाउट कर रहे हैं, अच्छे से शाउट कर रहे हैं। और वो ऐसा वाला नहीं है कि आपने कुछ काम गलत किया है या कुछ, वो सिर्फ इसलिए है कि एक तरीके की रैगिंग कह लो आप। और फिर आपको बार बार उसी जगह पे जाना है जिस जगह पे आपको जाने में डर लगता है। अंदर से मैं हनुमान चालीसा पढ़ के जा रही हूँ ऑटो में, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मतलब इतना गंदा ट्रॉमा दिया है उन लोगों ने मुझे। मैं लास्ट डे जिस दिन वो हॉस्पिटल छोड़ के आई, मतलब 7 डेज और मुझे वो जॉब करनी थी, उसके बाद मुझे सैलरी मिलती 7 तारीख को, उस प्रीवियस मंथ की,
तो मुझसे वो 7 दिन जॉब नहीं हो रही थी। इतना मेरी हालत, सोचो क्या होगी मेरी हालत, कि मुझसे वो 7 दिन जॉब नहीं हो रही थी कि मैं अपनी सैलरी ले लूँ। तो मैंने अपनी सैलरी भी छोड़ी एंड मैंने ट्रॉमा भी लिया और मैंने फिर वो हॉस्पिटल छोड़ा, मैं वापस आ गई। मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बोल दिया कि तुम अपने कॉलेज में नहीं हो, ठीक है, आप जॉब पे हो, आप कॉलेज में नहीं हो, तो ऐसे अचानक से लीव नहीं ले सकते। मेरे पैर में लगी हुई थी, अंगूठे में लगी हुई थी, और उस पर ड्रेसिंग वेसिंग करके मैं जा रही, ड्यूटी अटेंड करती थी। एक थर्मामीटर था, 3 मंजिल का वो हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल। एक थर्मामीटर पूरे हॉस्पिटल में सर्कुलेट हो रहा है, फर्स्ट मतलब उसको आप लेने जा रहे हो, देने जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वहाँ का कोई सिस्टम समझ नहीं आया मुझे तो एक तरीके से वो मेरे लिए बहुत ही बुरा वक्त था, बहुत ही बुरा वक्त। अब मैं थोड़े दिन और रहती, पागल ही जाती हूँ वहाँ पे, सच बता रही हूँ। वहाँ से निकली मैं जैसे तैसे करके, और घर आई, बहुत रोई कि यार मुझे लोगों से लड़ना क्यों नहीं आता, लोग मतलब मैं इतनी जल्दी रो कह सकती हूँ, रो क्यों जाती हूँ मैं इतनी जल्दी, और मैं बहुत ही आई फील सो हरेस्ड। तो मुझे तो ऐसा हो गया कि मुझे नर्सिंग करनी नहीं है। दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि CHO एक अच्छा ऑप्शन है, और CHO उस टाइम नया शुरू भी हुआ था, तो मैं पूरा मन बना चुकी थी, पक्का कर चुकी थी कि CHO ही मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए ये जॉब बनी ही नहीं है, ना तो मुझसे नाइट ड्यूटीज़ होंगी और ना ही मुझसे ऐसे टॉक्सिक माहौल में काम किया जाएगा। तो मैंने सोच लिया था मैं CHO बनूंगी, CHO करूंगी, CHO बनूंगी, और वहाँ पे बेस्ट होता है, आप अपने बॉस होते हो, पेशेंट सारे गांव वाले जो लोग होते हैं, आप प्रिस्क्राइब भी कर सकते हो, प्रॉपर इज्जत मिलती, इतनी इज्जत मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। सो आई वॉज डन कि लाइक मुझे CHO निकालना है, CHO ही मेरी दुनिया है। मैं पढ़ना एकदम CHO के लिए एकदम उसका प्रॉपर सिलेबस लिखा है एक पेज पे, उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को पढ़ना शुरू किया कि उस टॉपिक का कोई भी पॉइंट रहना चाहे, एंड लिटरली आई क्रैक्ड CHO विद वेरी गुड मार्क्स। वो फर्स्ट टाइम CHO था और मैं CHO में हो गया, ठीक है। बहुत खुश थी मैं कि आई गॉट माई ड्रीम जॉब, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ओ माई गॉड, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा दर्जा, और गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट टाइम, है ना। और अभी आपका कॉलेज पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो फर्स्ट CHO था ना, उसमें कुछ ऐसे उन्होंने टर्म्स कंडीशन रखे थे कि अभी आपके 4 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं, दैन ऑल्सो ओके, हम आपको ले लेंगे। जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आप इसमें परमानेंट कंटिन्यू कर सकते हो जॉब को। तो 4 साल कंप्लीट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं आया, बट आपके पास जॉब है, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग उस टाइम पे। और स्पेशली कोरोना लगा हुआ है, सारी चीज़ें अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता आगे कब होगा प्रैक्टिकल, कब रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आगे सिचुएशन कितने दिनों तक ऐसे रहेगी। उस टाइम पे आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो 7 दिन के लिए हम भोपाल रुके, और 1-2 दिन के लिए फिर मुझे वापस से आना पड़ा। तो मैं उस वक्त मेरी फ्रेंड की दीदी हैं, वो एम्स भोपाल में NO है, नर्सिंग ऑफिसर, अभी वो SNO बन चुकी हैं, तो मैं उनके यहाँ रुकी थी वो 2 दिन, मुझे जो अलग से आना हुआ था, है ना। तो उनसे मिलके वो 2 दिन बात करके उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है CHO, मैं मना नहीं करी, बट जो तुमने सोच लिया है ना कि नर्सिंग के बारे में ऐसा ये वो मतलब दैट इज़ नॉट कंप्लीट ट्रूथ, पूरी सच्चाई तो नहीं है वो। तो आपको गवर्नमेंट में ऐसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में पूरा सिनेरियो अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, ऐसे टॉक्सिक लोग नहीं मिलेंगे आपको, और बहुत रिलैक्सिंग ड्यूटी रहेगी, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनसे बात करके मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ, मतलब आई स्टार्ट कंसीडरिंग कि चलो ठीक है, ये भी ऑप्शन है। क्योंकि आप इतना तो पता है कि CHO में आपको सारा सुकून आराम सब कुछ है, बट आप पूरी ज़िंदगी गांव में नहीं निकाल सकते, उस हिसाब से फिर आपको शादी करनी पड़ेगी, सेटलमेंट, बच्चों की पढ़ाई, ये सब बहुत मैटर करता है आगे चल के। तो मैंने थोड़ा कंसिडर कर लिया उस चीज़ को। उनसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली, मैंने बुक्स वगैरह भी उनसे ही पूछी थी, उन्होंने PR यादव बताई थी, मैंने आँख बंद करके PR यादव ऑर्डर कर दी। एनक्लेक्स सौंदर एनक्लेक्स ऑलरेडी मेरे पास थी, उसको मैं साइड बाई साइड पढ़ भी रही थी। PR यादव आ गई, मैंने उसको भी पढ़ना शुरू किया, एंड घर पे आके फिर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे मन बनाया कि ठीक है, मैं मतलब एंट्रेंस देने में क्या है यार, मैं सोच रही हूँ कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना ही नहीं है, मुझे नर्सिंग की जॉब करनी नहीं है, और क्या पता कि जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दूँ तो मुझसे एग्जाम ही ना निकले, एग्जाम बोल दे कि तू क्या नहीं करेगी, हम तेरे से नहीं करवा रहे, चाहे तू खिलाएगी नहीं है, तो ऐसा ना हो जाए। तो जस्ट टू चेक माई कैपेबिलिटीज़ कि चलो ठीक है, मैं सामने से नहीं करना चाहती, वो मेरी इच्छा है, लेकिन क्या मैं एग्ज़ाम निकाल लेती हूँ या नहीं, तो पहले वो तो देख लूँ। तो जस्ट टू चेक दैट थिंग मैंने
एग्ज़ाम दिए, ठीक है। सबसे पहले SGPGI का एग्ज़ाम था उस टाइम पे। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी प्रिपरेशन कितनी थी, मैं कैसे बताऊँ। मैंने थोड़ा एनक्लेक्स पढ़ना शुरू किया था, PR यादव थोड़ी बहुत हो गई थी, कुछ कुछ टॉपिक्स बीच बीच में लैग कर रहे थे। तो पर मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पहले के कंपेरिजन में बहुत कुछ आने लगा था, है ना। आपको समझ में आने लगता है कि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये कनेक्शंस बैठ रहे हैं। तो SGPJ का मैंने एग्ज़ाम दिया एंड उसका अगले दिन ही विदिन 24 आवर्स रिजल्ट आ गया और मेरा नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। और मैं पता है SGPJ का एग्ज़ाम जिस दिन देखे आई थी उस दिन मैं सबको क्या बोल रही थी, इतना ईजी एग्ज़ाम आता है, इतना ईजी होता है पेपर, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो श्योर इसमें होना ही होना है। तो जब रिजल्ट आया और मेरा नाम नहीं था ना, मैं बताऊँ बिल्कुल डिप्रेशन में ही चली गई। मेरे से कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे भूख नहीं लग रही। मतलब जब मैं बहुत सैड हो जाती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स माई गट हेल्थ। मुझे भूख लगना बंद हो जाती है, तो मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही और मैं बहुत अच्छे से डिप्रेशन में चली गई। सच्ची बता रही हूँ मैं, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा कि SGPGI जिसका एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चंस आया था और जिसके मतलब बाहर निकलने के बाद मेरा ऐसा था कि यार इतना ईजी पेपर आता है और पता नहीं क्या हुआ कैसे, आई डोंट नो, रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था। तो मैं ये सोच के पगला गई कि यार इतना इजी नहीं हुआ तो एम्स जिसका एक लेवल है, जिसका सेट लेवल रहता है, वो मुझसे कहाँ से निकलेगा। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिम्मत जुटाई और फिर मुझे समझ में आया कि जो लैग्स हैं, मतलब हमने थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ से पढ़ लिया, ये टॉपिक जैसे A to Z होता है ना, तो A to Z कंप्लीट करके जाओगे तो आपको पता है कि आपने सब कुछ कर रखा है। अब कोई कुछ भी कहीं से भी पूछ ले, लेकिन आपने कहीं से A ले लिया, कहीं से K ले लिया, कहीं से L ले लिया, कहीं से P ले लिया, इस तरह की प्रिपरेशन की थी मैंने। तो मेरे को ये समझ में आया कि जो टॉपिक्स मेरे रह गए हैं मुझे वो भी सारे कवर करने हैं और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं मुझे वो भी कवर करने हैं। मुझे सब कुछ कवर करना है सो दैट आई कैन कॉन्फिडेंटली मैं बैठ सकूँ और कुछ कहीं से भी आ जाए, है ना। मैं बहुत सारे टॉपिक छोड़ के भी गई थी SGPGI में एग्जाम देने से पहले। ये वाला छोड़ दे रही हूँ, ये पोर्शन छोड़ दे रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से नहीं आएगा, ये वाला नहीं पढ़ रही, ये वाला पढ़ रही हूँ। ऐसे मैंने सेलेक्टिव स्टडी की थी। बट फिर मेरे को उसी से सबक मिला कि मुझे पूरा ही पढ़ना है। तो फिर मैंने जो टॉपिक्स स्पेशली जो छूट रहे थे वो भी कवर किए, अच्छे से किए, है ना। रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन किया, ऐसे ऐसे कर। तो मेरा एम्स नॉनसेट का भी हो गया और एम्स MSc का एंट्रेंस जो होता है वो भी हो गया। और एम्स MSc का रिजल्ट पहले आया था, उसका वो काउंसलिंग चल रही थी। तो काउंसलिंग में मुझे पहले एम्स पटना मिला था। एम्स पटना में गई, मैंने वहाँ काउंसलिंग अटेंड की। मुझे ऐसा लगा कि यार एम्स पटना तो नहीं, प्लीज़ भगवान जी प्लीज़। तो अगली काउंसलिंग में मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो मुझे चाहिए था प्लस मेरा फेवरेट सिटी एम्स ऋषिकेश मुझे मिल गया एंड आई वॉज सो हैप्पी। बट फिर थोड़े दिनों बाद, और वहाँ पे मैं फ़ीस भी सबमिट करवाई थी, 5000 फीस सबमिट कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। और वहाँ पे ऐसा कुछ वो भी था कि अगर आप सीट छोड़ दो तो आपको शायद 1 लाख रुपए ऐसा कुछ भरना पड़ेगा, ऐसा भी था। तो उसके बाद ना घर पे आने के बाद शायद 15-20 दिन बाद नॉर्सेट का रिजल्ट आ गया एंड उसमें भी मेरा हो गया भाई। मुझे जो चाहिए थी सिटी, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल रहा था। मुझे चूज़ करना है, बस मुझे टिक लगाना है, मुझे वही मिल रहा है, ऐसा वाला हो रहा था। तो अब मेरे पास वो सिचुएशन थी कि एक तरफ एम्स MSc का एंट्रेंस है जो कि लोगों का इजीली नहीं निकलता है, बार बार नहीं निकलता है। तो एक तरफ मुझे या तो वो करना है या मुझे नॉर्सेट में ये जॉब ज्वाइन करनी है। अब मेरे को इन दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करनी थी। और MSc जो कि स्पेशली मैं तो चाहती थी कि मैं नर्सिंग ना करूँ, मैं टीचिंग में जाऊँ, तो MSc करके तो टीचर का एकदम क्लियर है। बट फिर भी मैंने ये वाला जॉब वाला चूज़ किया क्योंकि 2 चीज़ें उस वक्त मुझे समझ में आई। पहली तो ये कि इवन अगर आप MSc कर भी लोगे तो उसके बाद आपको ट्यूटर के लिए वैकेंसीज कितनी होती हैं। इधर आपके पास 2000 हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स की 2000 वैकेंसी निकली है एक हॉस्पिटल में, उसी सेम टाइम पे इधर निकलेंगी 10 वैकेंसीज ट्यूटर की, और हो सकता है कि 10 भी ना निकलें। ठीक है, तो ये बहुत ही अजीब सा अटपटा सा रेशियो है। तो आप MSc कर रहे हो ट्यूटर बनने के लिए, हो सकता है कि उसके बाद भी आपको जॉब एज अ NOE ज्वाइन करनी पड़े क्योंकि आपका वहाँ हुआ ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको करना ही है तो इधर आप जॉब ज्वाइन करके इन सर्विस एजुकेशन ले सकते हो। मतलब जैसे दूसरे हॉस्पिटल है वहाँ पे शायद 3 साल बाद आप MSc करने जा सकते हो बाहर, और एम्स में शायद 5 साल बाद, है ना। तो इसमें भी पता है, इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ एम्स अलाउ करते हैं, कुछ कुछ एम्स अलाउ नहीं करते हैं। जैसे एम्स ऋषिकेश ने अलाउ कर दिया है, 5 ईयर्स बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं MSc। एम्स भोपाल ने भी अलाउ नहीं किया है। और ये RML हो गए या फिर सफदरजंग हो गया, यहाँ पे तो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा वाला था कि अगर आपको करना ही तो जॉब कर लो, जॉब करके फिर MSc करके फिर आप वापस से जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उन पे टारगेट रखो, उन पे ऐसा। तो और मुझे ना थोड़ी सी ये भी चीज़ समझ में आई थी उस वक्त कि यार लेट्स एंजॉय द
प्रेजेंट, फ्यूचर किसने देखा है? कल को आप मर जाओ तो अभी आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपका ऑलरेडी कोर्स डिले हो चुका है, 2 साल आपने इसलिए बर्बाद कर दिए क्योंकि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी थी। इतना सारा टाइम के बाद जब आपकी जॉब लगी है, फाइनली वो दिन आया है कि आप पैसे कमाओ, उन पैसों से फिर मजे करो, लाइक वॉट एवर काइंड ऑफ मजे, लाइक फैमिली पे खर्चा, अपने ऊपर का खर्चा, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। तो वो वाला टाइम भी इंजॉय मत करो आप, उसमें भी आप पढ़ लो और तो इतना तो नहीं यार। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे करनी है जॉब, फाइनल करते हैं, लॉक करते हैं जॉब को। तो फिर मैं वापस गई ऋषिकेश, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। 5000 रुपीज़ वहाँ पे थे, वो नॉन रिफंडेबल थे, वो मारे गए। उसके अलावा वो 1 लाख मांग रहे थे, बट फिर उसके बाद कुछ लेटर वगैरह लिखा और फिर कुछ टर्म्स एंड क्लॉज वगैरह पढ़े, तो फिर वो शायद 1 लाख रुपए भी नहीं मेरे गए एंड मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए। फिर मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया एम्स भोपाल में। दिसंबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे यहाँ अच्छे से। और मज़े की बात मैं बताती हूँ आपको, जैसे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था, सेल्फ डाउट में डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत रोई थी। ठीक है, मैंने एम्स भोपाल ज्वाइन कर लिया, उसके 2 महीने बाद ही मुझे एक मेल आता है और जैसे काउंसलिंग सेशन होते हैं ना, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फिर ओपन काउंसलिंग। तो ओपन काउंसलिंग में SGPGI में कुछ सीट्स खाली हुई थी, तो मेरा SGPGI का मेल था कि मतलब मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। और मैंने वो मेल बहुत लेट देखा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ना जाना वो तो दूर की बात है, पर मैंने मेल भी बहुत लेट देखा था। प्लस मुझे जाना तो था नहीं, क्योंकि जैसे मेरे लिए लखनऊ है वैसे ही मेरे लिए भोपाल है, ना तो मेरा लखनऊ में घर है ना मेरा भोपाल में घर है, दोनों ही मेरे लिए बराबर है ना। तो और बेटर उसने मेरे लिए भोपाल क्यों है, क्योंकि मैं भोपाल से पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ी बड़ी मतलब मेरा कॉलेज है भोपाल में, तो आई नो भोपाल वेरी वेल। एंड एज अ सिटी वाइज भी अगर आप देखो तो भोपाल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू लखनऊ। तो मुझे तो जाना तो था नहीं वैसे SGPGI में, बट फिर भी मैंने मेल भी लेट देखा था, तो मैंने ऐसे कुछ जा भी नहीं पाई मैं। बट मैं मतलब एक नॉर्मल सी बात आ रही हूँ, जिसने मुझे जिस एग्ज़ाम ने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया, जिसके रिजल्ट ने, उसमें मेरा हो गया था। तो ऐसा ही होता है कि कभी आपका एकदम बहुत ही बुरा वक्त चल रहा होता है और कभी एकदम ऐसा होता है कि आपकी 5 उंगलियां घी में होती हैं। मतलब मेरा एम्स MSc नहीं, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ, CHO भी मेरा निकल गया, एम्स MSc क्लियर हो गया, एम्स नॉर्सेट वाला क्लियर हो गया, ये एम्स भोपाल मिल गया, SGPGI का जो दिया था वो भी लास्ट में पता चला कि वो भी क्लियर हो गया। और अभी मैंने ऐसे ही ESIC का दिया था, तो ESIC में भी मेरा नंबर आ गया, नाम आ गया। तो ऐसा ही होता है कि आपको बस हार्ड वर्क करते रहना है और बिलीव रखना है अपने ऊपर, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपका दिन नहीं होता है, तो वो चीज़ें पढ़ी हुई, वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, एक एग्ज़ाम आपको डिप्रेशन में नहीं डाल सकता। मुझे डाल दिया था, इसलिए मैं आपको मतलब दिस इज द होल पॉइंट कि मैं आपको इतना सारा बता इसलिए रही हूँ, सो दैट स्टे मोटिवेटेड, कुछ तो सीख के जा सको मेरी स्टोरी से। तो बिल्कुल डिप्रेस मत होना कभी भी लाइफ में। और स्पेशली यू आर इन नर्सिंग, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। नॉर्सर तो हर 6 महीने पे आ ही रहा है, इसके अलावा भी कितने सारे एग्जाम्स हैं, कितने सारे यार। मैंने तो अभी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जिसमें मैंने लिखा है कि स्पेशली 80-20 नहीं, बहुत सारे इसमें मैंने एग्जाम्स कवर किए थे कि स्पेशली बॉयज़ के लिए भी, कि वो कौन कौन से दे सकते हैं। इसमें 50-50 80-20 भी नहीं है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, भर भर के वैकेंसीज आती हैं। तो डिप्रेशन इज़ नॉट एट ऑल द सोल्यूशन। और कहना तो आसान होता है, बट सीरियसली यार, जब जॉब नहीं होती तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी जॉब मिल जाए, कि वहाँ पे भी कर लेंगे, बस जॉब लग जाए। उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन आ रहा होता है। एज का डिप्रेशन अलग होता है, एज का प्रेशर अलग होता है लड़कियों पे। तो यार ये थी मेरी स्टोरी। बोलने को और बताने को भी बहुत कुछ है। बाकी नोट्स वगैरह के लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय एंड गुड लक, बाय बाय।